बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम नातेदारी व्यवस्था को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नातेदारी के नियामक व्यवहार या रीतियों का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने नातेदारी के नियमित व्यवहार या रीतियां में परिहार या विमुखता का अध्ययन किया। आज हम नातेदारी व्यवस्था में परिहास या जोकिंग रिलेशनशिप के संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, परिहास संबंध परिहार से ठीक विपरीत है, जिसमें संबंधों की घनिष्ठता पाई जाती है। जहां एक और परिहार में रिश्तों के मध्य दूरी बरतने के लिए कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर परिहास के अंतर्गत दो रिश्तेदारों में परस्पर हंसी मजाक, गाली गलौज, यौन संबंध, अश्लील और भद्दे कथन, एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि का समावेश होता है। इस प्रकार के व्यवहार प्रमुखतः विवाह संबंधियों के बीच पाए जाते हैं, जैसे जीजासाली परिहास, जीजासाला परिहास, देवर भाभी परिहास, ननद भाभी परिहास, मामा भांजा परिहास, मामी भांजा परिहास, दादा पोती परिहास, दादी पोता परिहास, चाचा भतीजा परिहास, फूफा भतीजी परिहास आदि। जीजासाली या जीजासाला देवर भाभी, ननद भाभी के बीच परिहास संबंध अर्थात हंसी मजाक के संबंध कई समाजों में प्रचलित हैं। इस प्रकार के संबंधों में हंसी मजाक की नहीं, वरन कभी कभी यौन संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना, नीचा दिखाना, पानी छिड़कना, कपड़े फाड़ना आदि सामान्य दिनों में होता ही है, परंतु होली व अन्य त्योहारों या विवाह के अवसर पर यह अधिक देखने को मिलता है। अरापोह समाज में जीजा साली में से कोई भी अगर देर तक सोता रहे तो जागने वाला सोने वाले पर ठंडा पानी गिरा सकता है और आपस में आलिंगन भी हो सकते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका में बहुत सी जनजातियों में मामा भांजा के साथ परिहास संबंध पाए जाते हैं। भांजा मामा की संपत्ति चुरा सकता है और उसके साथ शब्दसंधता का व्यवहार कर सकता है। होपी जनजाति के लोगों में इस प्रकार की प्रथा पाई जाती है। कुछ पितृवंशीय परिवारों में एक व्यक्ति अपनी बुआ से परिहास कर सकता है। उत्तरी अमेरिका में देवर भाभी एवं जीजा साली के बीच परिहास अनिवार्य है। बेक्सद्वीप में फूफा व भतीजी के बीच परिहास पाया जाता है। अफ्रीका की सोंगा जनजाति में यदि भांजा खाना बन जाने के बाद पहुंचता है तो वह पूरा खाना खा सकता है, चाहे मामा के लिए कुछ भी न बचे। न्यूर जनजाति में यदि भांजे को खाना नहीं मिले तो वह चूल्हे पर एक निशान बना देता है और ऐसा करना मामा के लिए श्राप माना जाता है। ऐसी स्थिति में उसे चूल्हे का वह दोबारा प्रयोग नहीं कर सकता। पोलिनेशिया तथा अफ्रीका में मामा द्वारा यज्ञ के लिए लाए गोश्त में से भांजा कुछ भाग लेकर भाग सकता है। ट्रोबिंडा द्वीपवासियों में मामी भांजे के परिहास संबंध पाए जाते हैं। कई आदिम समाजों में दादी पोता में परिहास पाया जाता है। शरतचंद्र रॉय ने उराव जनजाति में दादी पोते के बीच विवाह का उल्लेख किया है। वेरियर एल्विन ने भी बेंगा जनजाति में पोता दादी विवाह का उल्लेख किया है। उत्तरी भारत की चमार जाति में दादा पोती के विवाह का उल्लेख मिलता है और ऐसे विवाह से संतान भी हुई हैं। पेंटिकोस द्वीप में दादा पोती व दादी पोता विवाह प्रचलित रहा है। इस प्रकार हमारे समाजों में या आदिम जनजातियों में बहुत से परिहास संबंध पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये परिहास संबंधों के कारण क्या है,
किन कारणों से परिहास संबंधों का प्रचलन हुआ? जब परिहास पारस्परिक न होकर एक तरफा ही होता है तो वह सामाजिक नियंत्रण और सुधार की दृष्टि से किया जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन परिहास संबंधों को एक ऐसी मित्रता का प्रतीक मानते हैं जिसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपसी गाली गलौज, एक दूसरे के साथ मारपीट आदि दिखावटी शत्रुता है। मामा भांजे के परिहास संबंध को विवाह से संबंधित कुलांशों के बीच संभाव्य वैमनस्य को मिटाने का एक साधन की उस समय तक एक साधन माना गया है। चेपाल तथा कोन इस प्रथा को कुछ व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में मानते हैं। डॉक्टर रिवर्स का मत है कि परिहास के संबंध ममेरे फुफेरे विवाह संबंधों के कारण पैदा हुए। वेस्टरमार्क का मत है कि जिन व्यक्तियों में परिहास संबंध होते हैं उनमें पारस्परिक समानता और इतनी घनिष्ठता रही है कि वे कभी विवाह भी कर लेते थे। जैसे जीजा साली परिहास साली विवाह का एवं देवर भाभी परिहास देवर विवाह का सूचक है। इसके बाद परिहार व परिहास के अतिरिक्त नातेदारी का जो नियामक व्यवहार का जो अगला क्रम है वह माध्यमिक संबोधन, जिनको टेक्नोनॉमी कहते हैं। कई समाजों में ऐसे नियम है जहां संबंधी को उसके नाम से पुकारना मना है। उसे पुकारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है, इसीलिए ही उसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में एक स्त्री अपने पति को पुकारने के लिए पुत्र या पुत्री का नाम लेकर पुकारती है, जैसे अमुक के पिताजी, अमुक की माँ, या ऐसे कहें कि बंटी के पापा आदि। टायलर ने सर्वप्रथम माध्यमिक संबोधन का मानवशास्त्रीय साहित्य में प्रयोग किया। यह प्रश्न पूछा जाता है कि माध्यमिक संबोधन या टेक्नोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? टायलर ने किया। इस प्रथा का प्रचलन टायलर, फ्रेजर, लोवी आदि ने दुनिया के विभिन्न भागों में पाया। टायलर माध्यमिक संबोधन की रीति की उत्पत्ति मातृत्वात्मक परिवारों के कारण मानते हैं। ऐसे परिवारों में स्त्रियों की प्रधानता एवं सर्वोच्च सत्ता थी। पति बाहर का व्यक्ति होने के कारण परिवार में उस स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता था, अतः उसे दैत्विक संबंधी माना गया। इसलिए स्त्री उसे पुकारने के लिए बच्चों को माध्यम बनाती थी। इस रीति का जब विस्तार हुआ तो पति भी अपनी पत्नी को बच्चों के माध्यम से पुकारने लगा। लोवी इस मत को स्वीकार नहीं करते। जो टायलर ने जो मत दिया था मातृत्वात्मक परिवारों के कारण माध्यमिक संबोधन का प्रचलन हुआ, लोवी इस बात का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यदि मातृत्वात्मक परिवार ही इस प्रथा का कारण होते तो ऐसी दशा में पितृत्वात्मक परिवारों में इसका प्रचलन क्यों है? फिर वास्तव में इस प्रथा के प्रचलन के अन्य कारण भी हैं। कुछ समाजों में इसका कारण स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति है, जो कुछ अन्य समाजों में पुरुषों की निम्न स्थिति। कई समाजों में विकसित भाषा के अभाव एवं शब्दों की कमी के कारण पृथक पृथक संबंधियों को पुकारने के लिए विभिन्न संबंध संज्ञाओं की कमी ने इस प्रथा को जन्म दिया। माध्यमिक संबंधों के बाद में जो नियामिक व्यवहार की रीतियां हैं नातेदारी में, वो है अगला मातुले। यह प्रथा, मातुले जो प्रथा है वो मातृत्वात्मक परिवारों में पाई जाती है, जहां मामा अपने भांजे भांजियों के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है, उनकी आत्मीयता का आधार होता है। पिता से अधिक मामा का दायित्व होता है। भांजों की वफादारी पर मामा का विशेषाधिकार होता है। संपत्ति मामा से भांजे को स्थानांतरित की जाती है। भांजे पिता के बजाय मामा के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे एवं भांजियों के लिए सर्वप्रथम स्थान हो, तब उस प्रथा को मातुल्य कहा जाता है, और मामा की ऐसी सत्ता को मातुलतात्मक कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो मामा की संपत्ति पर भांजे का अधिकार ही मातुल्य कहलाता है। यदि भांजे भांजी अपने मामा के घर रहकर बड़े होते हो तो उसे हम मातृस्थानीय निवास कहते हैं।
मातुल्य तथा मातृत्वात्मक समाजों की सामान्य विशेषता यह है, यदि यह प्रथा किसी पितृत्वात्मक परिवार में भी पाई जाती तो यह पूर्ववर्ती मातृ प्रधान सामाजिक संरचना का एक अवशेष है। जो मातुल्य जो प्रथा है, इसका उदाहरण कैलिफोर्निया के सिरिंडियन में देख सकते हैं। एक छप्पर के नीचे आग के पास पुरुष इस क्रम में बैठते हैं कि सबसे आगे बड़ा भाई, उसके बाद आयु क्रम से छोटे भाई बैठते हैं, उसके बाद बौद्ध आश्रम के बाहर वर्षा से आरक्षित स्थानों पर घर की स्त्रियों के पति बैठते हैं। हेडा व ट्रोबिंडा जनजाति में 10-12 वर्ष की आयु में लड़का अपने मामा के घर चला जाता है, वहीं वह मामा की सेवा करता है, वह मामा के गोत्र, जादू, धर्म, संपत्ति आदि का अधिकारी होता है। मातुल्य प्रथा कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार से पूछा जाता है तो ये हेडा और ट्रोबिंडा जनजातियों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। एक और होपी व जूनी जनजाति में पुत्र विवाह योग्य होने तक अपने पिता के यहाँ रहता है, उसके बाद मामा के घर चला जाता है। होपी और जूनी जनजाति में मामा ही उसका विवाह करवाता है और वह मामा के परिवार का सदस्य बन जाता है। कहीं कहीं पर भांजे और पुत्र में संघर्ष देखने को मिलता है। ट्रोबिंडा द्वीप में मेलनोवस्की ने इस संघर्ष का उल्लेख किया है। जब कभी किसी पिता का लगाव अपने पुत्र के साथ अधिक हो जाता है तो वह भांजे के बजाय पुत्र को ही अपनी संपत्ति देना चाहता है। तो जो महत्वपूर्ण मातुल्य है, मातुल्य प्रथा किसे कहते हैं तो हम कहेंगे कि जहाँ पर मामा की संपत्ति भांजे का अधिकार, उसे मातुल्य प्रथा कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, ये हेडा व ट्रोबिंडा जनजातियों में देखने को मिलता है। साथ ही होपी व जूनी जनजाति में भी इसकी प्रथा पाई जाती है। पितृत्वात्मक कोमांचे और थोंगा जनजाति में भी इस प्रथा का प्रचलन है। यद्यपि विवाह के बाद पत्नी पति के घर जाकर रहती है, फिर भी पुत्रों के लिए मामा का घर द्वितीय स्नस्थल है। इस प्रकार से हमने नियामक व्यवहार की रीतियों में परिहार, परिहास, माध्यमिक संबोधन, मातुल्य प्रथा को पढ़ा। आगे वाले भाग में हम पितृश्रेय या इमिटेट कहते हैं जिसको, और सहप्रसूता, सहकष्ठी जो नियामक व्यवहार की रीतियां उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।